All right, let's begin with few questions of transformations in which the students were facing problems. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में मसला बोला गया है 3 के पार्ट बी में, बट उससे पहले हमें पार्ट ए से गुजरना पड़ेगा। एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इन द फॉर्म x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। अच्छा, ये देखा गया है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल से पहले ये कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करवाता है। तो अगर किसी सवाल में ट्रांसफॉर्मेशन से पहले कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करवाया जाए तो वहां से हमें एक आइडिया मिल जाना चाहिए कि उस कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। उसको इस्तेमाल करवाना चाहता है, उसी के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन को डिटरमिन करवाना चाहता है। दैट इज वाई द एग्जामिनर हैज आस्क्ड अस टू कन्वर्ट इन दैट फॉर्म। तो एक ये घंटी फौरन बजनी चाहिए कि यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म का काम होगा, इसके बगैर हम ट्रांसफॉर्मेशन का अंदाजा नहीं लगा पा रहे होंगे। तभी जो है यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करवाया है। अच्छा, कन्वर्ट करने का तरीका आपको आता है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट भी होता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं। ये बात हमें पता है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो इसको हम रीराइट करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना। अच्छा, 2ab फॉर्म में अगर मैं नहीं भी करता तो ये शॉर्टकट ये होता है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड बाय 2 करें, उसका स्क्वायर ऐड भी कर दें और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दें। दिस इज द शॉर्टकट। और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद और ये +5 एज इट इज हो गया। जो पहले 3 टर्म्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर में, और एंड में जो हमारे पास है -9 + 5, ये हो जाएगा -4। सही है जी। तो ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म मेरी हासिल हो गई क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, x प्लस 3 होल स्क्वायर -4। आगे आते हैं। The curve with equation y equals to x square is transformed to the curve with equation y equals to x square plus 6x plus 5। अच्छा, जैसे ही उसने कहा कि ट्रांसफॉर्म टू द इक्वेशन ट्रांसफॉर्म टू द कर्व विद इक्वेशन y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो हम समझ गए कि ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो इक्वेशन है ये वही है जो पार्ट नंबर 1 में हमने जिसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो मैंने फौरन से एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 की कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म उठाई और उसको यहाँ कॉपी कर दी कि भाई यकीनन इसका कोई ना कोई इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब जरा समझे, इसको जरा देखिएगा। जो भी मेरा कर्व होता है ना, एवरी कर्व इज y इक्वल्स टू एफ एक्स। ओरिजिनल कर्व की जो इक्वेशन होता है, ओरिजिनल कर्व जो होता है ना, दैट इज y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाज द ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, एंड दिस हैज बीन ट्रांसफॉर्म टू एक्स स्क्वायर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, जिसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में हम ये कहें। अब आपने सोचना ये है, डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशंस इन्वॉल्व। अच्छा, अब यहाँ पर s लिखा हुआ है। Now this means that there might be one transformation or there might be two transformations as well. Transformation और transformations, इसका मतलब है सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। अब हमें देखना है कि क्या हुआ क्या है इधर से। तो थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं। एक ओरिजिनल फंक्शन था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक ओरिजिनल फंक्शन था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और वो ट्रांसफॉर्म होके बन गया है x प्लस 3 होल स्क्वायर -4। अब आप सोचें कि अगर ओरिजिनल कर्व जो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वो एफ एक्स था, तो उस एफ एक्स में मैंने क्या तब्दीली की, देखें ना, इसको इस तरह लिख लेते हैं कि आवर फंक्शन वाज एक्स स्क्वायर, द फंक्शन वाज एक्स स्क्वायर, ओरिजिनल फंक्शन जो है दैट वाज एक्स स्क्वायर। अब जो नया रिवाइज फंक्शन आया है वो x प्लस 3 होल स्क्वायर -4। तो आपने सोचना शुरू किया, आपने कहा मैं क्या इस फंक्शन में x की जगह पे क्या रिप्लेस करूंगा, या इस पूरे फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड या एड सब्ट्रैक्ट करूंगा कि ये आए। तो पहले तो ये पता लग गया कि देयर इज नथिंग दैट वी आर मल्टीप्लाइंग, क्योंकि रिफ्लेक्शन में देयर इज मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व ऑफ माइनस नेगेटिव साइन, -1 इज बीइंग मल्टीप्लाइड। स्ट्रेच के अंदर एनी नंबर अदर देन -1 इज बीइंग मल्टीप्लाइड। और ट्रांसलेशन में एडिशन, नंबर्स की एडिशन वगैरह होती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर था, इस x की जगह पे x प्लस 3 आ गया। देखिए ना,
function that was x square has become x plus 3 whole square. This means x has been replaced by x plus 3. तो इसका मतलब जो फंक्शन fx था वो हो चुका है fx plus 3 हो चुका है. जो फंक्शन था उसमें x रिप्लेस हो गया है x plus 3 से. अब देखिए अगर आप ये वाली फॉर्म देखते तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आता. कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म आपको बता रही है कि एक्स स्क्वायर कन्वर्ट हो चुका है एक्स प्लस 3 के होल स्क्वायर में. इसका मतलब ये जो x है दिस हैज बीन रिप्लेस्ड विद x प्लस 3. इसका मतलब पूरे फंक्शन में हमने x की जगह पे x प्लस 3 डाल दिया. दिस इज द फर्स्ट चेंज. अच्छा, आफ्टर दिस चेंज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज कि यहाँ पर कुछ नहीं था बट यहाँ पर पूरे फंक्शन में कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है. पूरे फंक्शन में x को x प्लस 3 से रिप्लेस करने के बाद तो खाली ये बचा ना, ये तो था ही नहीं, सिर्फ ये आना चाहिए था. लेकिन यहाँ पर तो -4 भी नजर आ रहा है. इसका मतलब जो पूरा फंक्शन है उसमें x की जगह x प्लस 3 डालने के बाद हमने एंड में -4 भी किया है, तब जाके मुझे ये हासिल हुआ. तो यहां से मुझे पता चला कि जो ओरिजिनल फंक्शन था, ओरिजिनल फंक्शन, द x इन द ओरिजिनल फंक्शन हैज बीन रिप्लेस्ड विद x प्लस 3 and then at the end from the entire function 4 has been subtracted as well. So there are two changes altogether. x रिप्लेस होके x प्लस 3 बना है और फिर पूरे फंक्शन में -4 सब्ट्रैक्ट भी हुआ है. अच्छा, अब ये दो चेंजेस को बयान करना है तो मैंने पहले नीचे भी ये वर्किंग में लिखा होगा कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज द y इक्वल्स टू fx हैज बीन ट्रांसफॉर्म टू y इक्वल्स टू fx प्लस 3 -4. अच्छा, अब आप सोचें कि क्या ऑर्डर फॉलो हुआ होगा. अब ये ऑर्डर का तो कोई मसला है नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है समझाने के लिए, ये कोई ज़रूरी नहीं था. अब नहीं भी लिखते ये कि fx पहले fx प्लस 3 बना है फिर fx प्लस 3 -4 बना है, और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी तो ये रिपीटेशन है, छोड़ दें इसको. अब यहाँ देखें तब आपको पता है दिस इज ट्रांसलेशन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, एंड दिस इज वर्टिकल ट्रांसलेशन. दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, दिस इज वर्टिकल ट्रांसलेशन. अगर हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो दिस इज ट्रांसलेशन बाय -3 0 एंड दिस इज ट्रांसलेशन बाय 0 -4. तो अगर कोई बंदा अलग अलग बयान करता है, 0 -3 0 को अलग, 0 -4 को अलग, तो दो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई. इसीलिए उसने लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व, कि भाई एक साथ बयान कर दें या दो बयान कर दें. तो हमने कहा भाई जब दोनों ही ट्रांसलेशन है तो अलग अलग बयान करने की क्या सेंस है. लेट्स डिफाइन इट टुगेदर ओनली. सो वी हैव रिटन ट्रांसलेशन बाय -3 -4. इट इज ट्रांसलेशन बाय -3 -4. दिस इज माई आंसर. तो यहाँ इसलिए उसने कहा है एक्सेप्ट ट्रांसलेशन बाय माइनस देयर बी, ये और ट्रांसलेशन -3 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन एंड ट्रांसलेशन -4 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन. बोला अलग अलग बयान कर दें या एक साथ बयान कर दें, कोई मसला नहीं है. तो हमने एक साथ ही बयान कर दिया ट्रांसलेशन बाय -3 -4. इसके 2 नंबर हमें मिल गए. सही है जी. तो आई गेस क्वेश्चन 3B में जो कंफ्यूजन थी आई हैव ट्राइड टू रिजॉल्व दैट. इज एवरीवन क्लियर विद क्वेश्चन नंबर 3? प्लीज एक्नॉलेज कर दें. All right, so let's move forward. Right, we are done with question 3. Alhamdulillah, everyone is clear with this question. And moving forward towards question number 4. In the diagram, the graph of y equals to fx is shown with solid lines. The graph shown with broken lines is a transformation of y equals to fx. Now we have been given a curve, and we have been given the graph, which is basically solid lines, the original function y equals to fx. The graph shown with broken lines is a transformation of y equals to fx. So this is the transformation. अच्छा, अब एक initial impression होता है observe करके. When we observe the function, yes, Safa, just give me 2 minutes, inshallah. Let me explain, inshallah, then I'll take your question. So one thing is that once we observe both the graphs, just on the basis of observation, we can analyze and see which transformations are actually taking place. Observing the graphs properly is extremely important. Let's suppose if after observation you are not certain, or you think that might be you can go wrong. So in that case, the best approach is
to write the coordinates of the original function and then writing the coordinates of the new function. मतलब जो डॉटेड लाइंस वाला सॉलिड वाला फंक्शन है उसके भी कोऑर्डिनेट्स लिखे, और जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वाला ग्राफ है उसके भी कोऑर्डिनेट्स लिखे। फिर कोऑर्डिनेट्स की बेसिस पर कंपेयर करने से आपके सामने पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। तो दिस इज वन सजेशन दैट आई ऑलवेज गिव माय स्टूडेंट्स। जो मैंने क्वेश्चन 2 जब करवाया था लास्ट टाइम, तो भी मैंने यही सजेशन दी थी कि भाई जब भी आपके पास ग्राफ्स दो दिए हुए होते हैं तो आप दोनों के कोऑर्डिनेट्स ओरिजिनली लिखें। तो सबसे पहले अगर आप नॉर्मली ट्रेंड चेक करें तो आपको नजर आ रहा है हॉरिजॉन्टली विथ 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब स्ट्रेचिंग हॉरिजॉन्टली नहीं हुई। लेकिन आपको वर्टिकली देखा जाए तो आप वर्टिकली पहले ये एक ब्लॉक की हाइट नजर आ रही है, और यहाँ पर 1, 2 और 3 ब्लॉक की हाइट नजर आ रही है। इसका मतलब वर्टिकली ये ग्राफ खिंचा है, राइट, देयर हैज बीन अ वर्टिकल स्ट्रेच। तो ये 1 की हाइट थी और ये 3 की हाइट में कन्वर्ट हो चुकी है, 3 टाइम्स हमारी हाइट हो चुकी है। इसका मतलब ये वर्टिकल स्ट्रेच मुझे नजर आ रहा है, मतलब स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन। वर्टिकल स्ट्रेच का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन। लिखने में हम यही लिखते हैं, स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन। अच्छा, वर्टिकली हाइट वाज 1 एंड नाउ इट हैज बिकम 3, so we can observe that the graph has been stretched, and the stretch in the y direction with stretch factor 3। अच्छा, मैंने कहा चले ऐसा है तो फिर 0,2 0,6 बन जाता। ये वाला पॉइंट है 0.5,1, ये 0.5,3 बन जाता, 2,2 2,6 बन जाता। तो मेरा ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये ग्राफ तो राइट की तरफ भी शिफ्ट हुआ हुआ है। मैंने कहा अच्छा, दिस मीन दिस हैज बीन ट्रांसलेटेड एज वेल। सो यहाँ से मुझे पकड़ में आ गया, आई हैव रियलाइज्ड दैट टू ट्रांसफॉर्मेशंस आर टेकिंग प्लेस टुगेदर, ट्रांसलेशन एज वेल एज स्ट्रेच। तो अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, ट्रांसलेशन हॉरिजॉन्टल है, इन द एक्स डायरेक्शन है, ट्रांसलेशन इज हॉरिजॉन्टल इन द एक्स डायरेक्शन एंड स्ट्रेच इज वर्टिकल इन द वाई डायरेक्शन। और ये बात आपको बताई थी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, इफ वन ऑफ देम इज हॉरिजॉन्टल एंड वन ऑफ देम इज वर्टिकल, देन द ऑर्डर इन विच दे आर टेकिंग प्लेस डज नॉट मैटर। तो फिर ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो फिर उसके बगैर आप जो है वो बगैर ऑर्डर स्पेसिफाई किए जो है वो, मतलब किसी भी ऑर्डर को फॉलो किए बगैर किसी ऑर्डर को भी फॉलो कर लें, आपका आंसर सही होगा। तो कोई ट्रांसलेशन पहले बयान करता है फिर स्ट्रेच बयान करता है, या कोई पहले स्ट्रेच बयान करता है फिर ट्रांसलेशन बयान करता है, बोथ वर्क फाइन, राइट। तो मैंने आपके सामने रखा कि भाई ये आपका ग्राफ होना चाहिए था और ये 4 पे चला गया। इसका मतलब 0,2 से 0,6 पे पॉइंट चला जा सकता था, बट ये 4,0,6 पे चला गया, इसका मतलब 4 राइट चला गया। तो जो मुझे पता चल रहा है, दिस इज स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन, स्ट्रेच फैक्टर 3, एंड दिस इज ट्रांसलेशन बाय 4,0। सही, ग्राफ देखकर पता चल। बट लेट सपोज अगर कोई कंफ्यूजन में है तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द न्यू ग्राफ आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो है ग्राफ, दिस इज 0,2 0.51 एंड 2,2। यहाँ अगर आप देखें तो 4,6 अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा करें आप। 0,2 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है दैट इज 4,6, तो ये एक सामने सामने लिखेंगे। देन 0.5,1 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है दैट इज 4.5,3, तो ये भी आमने सामने लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग सामने लिखें। ऐसा नहीं ना 0.51 लिख दिया और इसके नीचे 6,6 लिख देने, ऐसा नहीं कर सकते। कॉरेस्पॉन्डिंग का पेयर बनाएंगे ताकि पता हो ना कौन सा पॉइंट कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है। देन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स जो है 2,2, old coordinates 2,2, and then new coordinates 6,6। तो हमने इसको भी आमने सामने लिखा। अब जरा चेंज हम देखते हैं ना, लेट्स कंपेयर। 0 वाला जो कोऑर्डिनेट है एक्स में अगर चेक करें तो 0 से 4 बन गया। अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता तो फिर 0 0 ही रहता, बट 0 4 हुआ है, इसका मतलब कुछ ऐड हुआ है। तो क्या ऐड हुआ है भाई? 4 ऐड हुआ है। अच्छा, इस चीज को चेक करें, 0.5 बन गया 4.5, 2 बन गया 6। आपने कहा जबरदस्त, अमेजिंग, every x coordinate has gone up by 4, सब x कोऑर्डिनेट्स में 4 ऐड हुआ है। तो यहाँ से फौरन समझ आ गया, दिस इज ट्रांसलेशन बाय 4,0, ट्रांसलेशन बाय 4,0। तो पहली चीज जो आपने बयान की, दैट इज डिस्क्राइब करना था ना, डिस्क्राइब फुली द 2 सिंगल ट्रांसफॉर्मेशंस दैट हैव बीन कंबाइंड टू गिव द रिजल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं क्या कहता हूँ, दिस इज ट्रांसलेशन बाय 4,0। सही है, ये आपकी पहली ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। कोऑर्डिनेट्स तो मैंने अपने लिए लिखे थे, एग्जामिनर को तो ये चाहिए था जो मैंने अब लिखा है।
और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या आप देखें, 2 से 6 हो गया, 1 से 3 हो गया, 2 से 6 हो गया, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स एवरी वाई कोऑर्डिनेट हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 3। तो फौरन हमने बयान कर दिया दिस इज स्ट्रेच in the y direction, stretch in the y direction with factor 3। सही है, स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन विद फैक्टर 3। तो ये पूरी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन हो गई। तो दिस वाज द आंसर, ये दो चीजें हमें देनी थी। अब किसी भी ऑर्डर में देते कोई मसला नहीं, क्योंकि वन वाज हॉरिजॉन्टल, वन वाज वर्टिकल, तो आपस में कोई मसला इनका नहीं है। So once you have defined this, then state in terms of y, f and x the equation of the graph with broken lines. तो original graph was y equals to fx, तो next graph would be y equals to, अब आपको पता है stretch in y direction का मतलब होता है कि 3 times fx, और ट्रांसलेशन 4 0 है, इसका मतलब -4। तो या ये तो बयान करना कोई मसला नहीं है। वंस यू हैव अंडरस्टूड कि ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, तो आपको पता है जब हॉरिजॉन्टल होती है एक्स में चेंज आता है, तो अगर +4 है तो अंदर ब्रैकेट में -4 हो रहा होता है। x-4 हो गया, x इज रिप्लेस्ड बाय x-4 एंड द एंटायर फंक्शन इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि स्ट्रेच इन y डायरेक्शन, दिस 3fx-4। तो दिस वाज वेरी वेरी सिंपल। दो नंबर स्ट्रेच के हो गए, स्ट्रेच फैक्टर 3 इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन को पैरेलल टू y एक्सिस भी कह सकते हैं, translation by 4 0, and the equation was y equals to 3 times fx-4। सही है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 has been completely explained, right? Safa, you had a question, if you want to ask it, then you can, or if you are clear, then I have no issues. Yes, if you want to ask, you can ask. No, the graph has moved upwards because of stretching, and the stretch is in both y and x direction because the graph is halved horizontally. No, it's not. The graph has not been halved. Look, the width of the graph was 2, and even after transformation the width is still 2. In x direction there is neither stretching nor compressing. The width of the graph horizontally has remained same. And if I talk about it vertically, then vertically it was 1, and now it has become the height of 3. This means it has tripled. So it's stretched vertically. But stretching vertically is 0, 2 will become 0, 6. After being stretched, we know that the points move away from the invariant line. So if it's stretched in the y direction, then x-axis is the invariant line. So 0, 2 will move away from the invariant line, that is x-axis, and will become multiplied by 3. 0, 2 will become 0, 6. So this, just check out. Na? Yes, Safa, bataएं. But sir, so I get this stretching, but for the translation, isn't it moving upwards? And if it wasn't moving upwards, then shouldn't have the coordinates been like, for example, 4.5 and 1 instead of 4.5 and 3? No, look, this is stretching. 1 has become 3, 2 has become 6, 2 has become 6. Every y coordinate has been multiplied by 3. When it's stretched in y direction, every y coordinate gets multiplied by the stretch factor. So the scale factor over here is 3. So every y coordinate has become thrice. So if it was 0, 2, the y coordinate was 2, it has become 6 multiplied by 3. Then if the y coordinate was 1, yes, it has become 3, it has become 3 times. Then y coordinate was 2, it has become 6, it has become 3 times. So so if we are stretching only, just apply the stretch to this first graph. Now once you have picked that this is stretching, then see what happens after stretching. No, it's not enlargement, it's stretching, right? Enlargement में क्या होता है, enlargement और stretch में क्या फर्क है? Enlargement के अंदर ओवरऑल फिगर चेंज होता है, मतलब सब हर तरफ से फैलता है। स्ट्रेचिंग में सिर्फ वर्टिकल स्ट्रेचिंग हो रही है। enlargement में क्या होता है कि अगर वर्टिकली बढ़ रहा है तो हॉरिजॉन्टली भी बढ़ेगा। अगर एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की सिर्फ हाइट नहीं बढ़ेगी, या सिर्फ enlargement में दोनों बढ़ते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग में सिर्फ या तो हाइट बढ़ेगी यानी कि लेंथ बढ़ेगी, या सिर्फ विड्थ बढ़ेगी। इसीलिए यहाँ हमारे सिलेबस में enlargement नहीं है। वी हैव नॉट स्टडीड enlargement, वी आर स्टडीइंग स्ट्रेचिंग। दोनों में डिफरेंस है, राइट? स्ट्रेचिंग इज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, either horizontally or either vertically.
बट जो इनलार्जमेंट है इट इज इन ऑल डायरेक्शन। अगर एक छोटा ट्राइंगल है तो वो बड़ा जब बनेगा तो हर डायमेंशन, अगर एक डायमेंशन डबल हो रही है तो तमाम डायमेंशन डबल होगी, उसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, ओवरऑल फिगर बढ़ता है। सही है, ये बॉटम लाइन थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आई गेस मैंने समझा दिया है। आई थिंक कैन स्ट्रेचिंग एवर बी बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन, अलग अलग होगी ना फिर, जैसे 2f हाफ एक्स ये है, तो इसका मतलब फिर दो रूल्स एक साथ अप्लाई हो रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टली अलग। अच्छा ये जरूरी भी नहीं है कि एक ही स्ट्रेच फैक्टर हो, वर्टिकली 3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो हॉरिजॉन्टली 2 से हो रहा होगा। यस इट कैन हैपन इन वन डेफिनेटली, एक सवाल में हो सकता है कि दोनों स्ट्रेचिंग हो रही हो, बिल्कुल हो सकता है। एक ही सवाल में वो दो अलग अलग, दोनों को अलग अलग बयान करना पड़ेगा ना, फिर एक साथ बयान नहीं हो सकते। ट्रांसलेशन दोनों डायरेक्शन की एक साथ बयान हो जाता है, बट स्ट्रेचिंग दोनों डायरेक्शन की एक साथ बयान नहीं होगी, अलग अलग बयान होगी। स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन विद फैक्टर 3, स्ट्रेच इन द एक्स डायरेक्शन विद फैक्टर 2, वॉट एवर द फैक्टर इज, विल हैव टू एक्सप्लेन देम डिफरेंटली। देखना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टली भी खिंचाव आ रहा है या नहीं आ रहा, हो सकता है हॉरिजॉन्टली कंप्रेसिंग हो रहा हो, वर्टिकली स्ट्रेचिंग हो रहा हो, तो इट इज पॉसिबल, राइट। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गया। All right, let's move forward, inshallah. And we are done with question 4, moving on towards question number 5. The function f and g are both defined for x belongs to a real number and are given by yes हसन, मैंने आपके मैसेज देख लिया, बट मैंने कुछ जवाब भी दिया था उस पर, लेकिन आप नहीं थे। बहरहाल अब मैं इस पर बाद में बात करता हूँ इंशाल्लाह। So f and g are both defined for x belongs to real number and are given by fx equals to x square minus 2x plus 5 and x square plus 4x plus 13. By first expressing each of fx and gx in completed square form. The first requirement is we have to express both fx and gx in completed square form. Express gx in the form f bracket x plus p plus q where p and q are constants. सबसे पहली इंस्ट्रक्शन को फोकस करेंगे तो आपको हाफ नंबर्स तो वही मिल जाएंगे ना। इफ यू ऑब्टेन fx in complete square form then you obtain gx in complete square form, you'll get 2 marks out of 4, one for fx and one for gx। फिर आप देखेंगे कि gx जो है वो f की टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस होता है, मतलब यकीनन f फंक्शन में x की जगह x प्लस पी रिप्लेस हुआ और पूरे f फंक्शन के अंदर q ऐड हुआ। एफ 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 एक्स था, उसमें x की जगह x प्लस पी रिप्लेस हुआ, पूरे फंक्शन में q ऐड हुआ, तो जाके दो चेंजेस हुए तो जाके जी एक्स फंक्शन आया। तो मुझे पी और क्यू की वैल्यूज बतानी है। तो हाउ वी कैन डू दैट? द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म्स। तो ये कोई मसला नहीं है, ये क्वाड्रेटिक से आया हुआ ये चीज़ है और हम इस फॉर्म में आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अभी मैंने डायरेक्ट आंसर्स लिख दिए हैं, आप आराम से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट बहुत लंबा हो जाएगा अगर आप अलग अलग करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को फॉलो करें। अगर आपको नहीं आता तो फिर मजबूरन आपको कंपेयरिंग करना पड़ेगा, बट सोचे ना दोनों को अलग अलग कंपेयर करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। बहरहाल इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया भी है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है तो 2 जो है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो एक्स के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर ऐड भी हो जाएगा और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। ये एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा और -1 प्लस 5 बन जाएगा +4। इसी तरह एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो एक्स का कोएफिशिएंट 4 डिवाइड बाई 2 करें तो 2 आ जाएगा, तो +2 स्क्वायर होगा -2 स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर मिला के x प्लस 2 होल स्क्वायर बन जाएंगे और -4 प्लस 13 मिला के +9 बन जाएगा। तो ये क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही है, लिहाजा इनको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना भी इंतहाई आसान है, तभी इसके मार्क्स भी कमी है और एक एक नंबर आपको मिल जाएंगे। अच्छा अब आपने देखना ये है, अच्छा अब दो तरीकेकार हो सकते हैं सोचने के। उसने ये कहा express gx in the form f bracket x plus p plus q. This means that x has been replaced by x plus p in such a way that once हम fx का x रिप्लेस करेंगे तो हमें x प्लस 2 का x माइनस 1 होल स्क्वायर मेरा कन्वर्ट हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर में, और पूरे फंक्शन में मैंने कोई कांस्टेंट ऐड किया fx फंक्शन में तो मेरे पास 4 से 9 बन गया। तो ये तो मैं डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि इंटायर फंक्शन में प्लस क्यू हुआ है। सोचें 4 जो था वो 9 में कन्वर्ट हो गया प्लस क्यू की वजह से, तो 4 से 9 हुआ, इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या होगी? तो हर बच्चा कहेगा कि क्यू की वैल्यू है 5। सही है, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से आपको पता चला।
अच्छा, इसी तरह आपने कहा इस x की जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूंगा, कि x की जगह में क्या रिप्लेस करूंगा कि वो रिप्लेसमेंट और -1 मिला के x+2 बन जाए। तो जहन में आ सकता है कि अगर मैं x को x+3 से रिप्लेस करूंगा, इफ आई रिप्लेस x बाय x+3, तो x+3 और -1 मिला के x+2 बन जाए। तो x+3 है, उससे p की वैल्यू आपको पता चल गई 3। तो ऑब्जर्वेशन से महज आपको ये बात बिल्कुल वाजे तौर पे समझ आ रही है। बट अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो ये कर सकता है, जिस तरह से मैंने वर्किंग की है। वो कहेगा कि भाई जी एक्स को इन द फॉर्म f(x+p+q) करना है। तो उसने ये सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, जी एक्स इज इक्वल टू f(x+p+q). उसने पहले ये बात लिखी, ये स्टेप पहले उसने लिखा, जी एक्स इसको मैं थोड़ा सा नीचे, 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊँ। हाँ देखिए, लेट्स सपोज इफ यू आर राइटिंग ओवर हियर जी एक्स इज इक्वल्स टू f(x+p+q). अब आप सोचें, जी एक्स निकालने के लिए एफ फंक्शन में एक्स की जगह x+p डालना है और पूरे फंक्शन में q को ऐड करना है। तो आप ये जरा अप्लाई करें ना, एफ एक्स फंक्शन में x की जगह पे x+p डाल दें, तो ये x-1 था, ये x+p-1 होल स्क्वायर हो गया, और +4 था, पूरे फंक्शन में q ऐड हुआ तो 4+q हो गया। अब मेरे पास जी एक्स फंक्शन आ गया इस फॉर्म में, x+p-1 होल स्क्वायर +4+q। अब जी एक्स फंक्शन आपके पास मौजूद भी है। तो अब आप समझ गए कि देखें x+2 है और यहाँ पर x+p-1 है। तो x x दोनों जगह है, प्लस प्लस दोनों जगह है। p-1 जो है, यहाँ p-1 है, जबकि हमें इसकी वैल्यू पता है कि वो 2 है। तो p-1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ से p की वैल्यू आ गई p इक्वल टू 3। gx was f ब्रैकेट x+p+q, विच मीन्स x इज रिप्लेस्ड बाय x+p। f में जो x है वो x+p से रिप्लेस हुआ है। तो f का जो x था उसको मैंने x+p से जब रिप्लेस किया, तो x+p-1 होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, और पूरे फंक्शन में जब q ऐड किया तो +4 तो ऑलरेडी था फंक्शन एफ एक्स में, उसमें q ऐड किया तो 4+q हो गया। अब जी एक्स फंक्शन इस फॉर्म में आ गया, और जी एक्स फंक्शन कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में भी मेरा मौजूद है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि p-1 जो है वो 2 के बराबर है, और 4+q जो है वो 9 के बराबर। तो p-1 इक्वल्स टू 2 से आई गॉट p इक्वल्स 3, एंड 4+q इक्वल्स 9 से मिला के q इक्वल्स 5। यहाँ से जब p और q की वैल्यूज आ गई तो उसने मुझे सिर्फ वैल्यू निकालने का नहीं कहा था, उसने कहा था इस फॉर्म में करके बताना, f ब्रैकेट x+p+q। जी एक्स इज f ब्रैकेट x+p+q। जी एक्स इज f(x+p+q). तो मैंने यही काम किया कि p और q की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो p की जगह मैंने p की रिप्लेस करनी है वैल्यू, q की जगह q की रिप्लेस करनी है। तो ये हो जाएगा जी एक्स इक्वल्स टू f ब्रैकेट x+3 और +5। जी एक्स इक्वल्स टू f ब्रैकेट x+3 +5। p और q की जगह वैल्यूज को रिप्लेस कर। ये आपका पार्ट नंबर ए मुकम्मल हो गया। 4 नंबर की रिक्वायरमेंट थी, 2 मार्क्स फॉर एक्सप्रेसिंग इन कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, बाकी 2 नंबर यहाँ लाने के थे। और एंड में कह रहा है डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन which transforms the graph of y equals to, fully the transformation which transforms the graph of y equals to fx to y equals to g। अब एक ही ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र है और आपको नजर आ रहा है कि वो ट्रांसलेशन है, जिसमें x में भी चेंज हो रहा है और y में भी चेंज हो रहा है। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? इट विल बी ट्रांसलेशन बाय -3 5, क्योंकि यहाँ +3 है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ +5 है तो प्लस ही रहेगा। तो ट्रांसलेशन बाय -3 5। देखें, एक फॉर्म लाए 1 नंबर मिला, दूसरी फॉर्म लाए दूसरा नंबर मिला, इन दोनों को एक साथ लिखा 2 नंबर मिल गए। फिर ट्रांसलेशन और शिफ्ट का लफ्ज एक्सेप्ट किया हुआ है, -3, 5 ट्रांसलेशन वेक्टर होगा। और एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने अपने नोट्स के अंदर लिखा के बताया हुआ था कि अलग अलग वेज होते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान सिंपल वे जो है वो यही होता है, ट्रांसलेशन वेक्टर लिखने वाला। तो ट्रांसलेशन बाय -3 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल हो गया जनाब। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? एक्नॉलेजमेंट दे दें। किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बता दें, वरना एटलीस्ट गिव मी एन एक्नॉलेजमेंट। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन?
Okay, Alhamdulillah. Okay, after question 5, I have been told to cover question number 10. 1 2 3, 1 2 हमने किए थे, 3 4 5 भी हमने कर लिए, तो पहले 5 सवाल सीक्वेंस में हो गए, फिर 10 और 13 बोले गए, तो हम देख लेते हैं, पहले 10 देखते हैं. A curve with equation y equals to x square plus 2x minus 5 is translated by -1 3. कर्व जो है y equals to x square plus 2x minus 5 वो ट्रांसलेट हो गया है by -1 3. Find the equation of the translated curve giving your answer in the form y equals to ax square plus bx plus c. अच्छा, अब देखें, ये बात बहुत वाजे है that every curve is y equals to fx. सही, कोई भी ओरिजिनल कर्व होता है y equals to fx होता है. तो पहले आपने रूल लिखना है कि भाई y equals to fx था, अब रूल लगा है ट्रांसलेट हुआ है बाय -1 3, तो ये y equals to fx किस में कन्वर्ट हो गया होगा. तो सबसे पहले आपने ये दिखाना है कि -1 है, इसका मतलब ब्रैकेट में x प्लस 1 हुआ होगा, और बाहर y में 3 है, तो इट वुड बी +3. तो y इक्वल्स टू f ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 3, ये लिखना शर्त है. सबसे पहली चीज ये लिखेंगे, जैसे ये लिखेंगे उसके बाद आपका कनेक्शन खुद बनेगा. तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है, y इक्वल्स टू एफ एक्स वॉज द ओरिजिनल कर्व, इट हैज बीन कन्वर्टेड टू y इक्वल्स टू f ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 3. तो जैसे ही आपने ये बात लिखी, आपको पता चल गया कि मेरा ओरिजिनल फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 था. मैंने लिख दिया कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 था, एंड y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब वो फंक्शन ऑफ x ओरिजिनल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5. अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला चेंज, अब मैंने पर्पल और रेड में इसको चेंज को दिखाया. सबसे पहला चेंज ये कि मुझे एफ एक्स को एफ एक्स प्लस 1 बनाना है. छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इसको छोड़ दें. तो एफ एक्स वॉज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5. ओरिजिनल इक्वेशन जो भी होता है उसको एफ एक्स कहते हैं. सही है, ये बात मैंने कई दफा रिपीट की. ओरिजिनल कर्व इज एफ एक्स, तो एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5. अब उसमें हमने चेंज किया, क्या चेंज किया, x हैज बीन रिप्लेस्ड बाय x प्लस 1. तो जहां जहां हमें x नजर आ रहा है वहां वहां हम x रिप्लेस कर देंगे. ओ सॉरी, जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां x प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज x हैज बीन रिप्लेस्ड बाय x प्लस 1. तो जहां जहां x है वहां वहां x प्लस 1 डाल देंगे. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, दिस x हैज बीन रिप्लेस्ड बाय x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया. देन प्लस 2 टाइम्स x है, तो x की जगह पे फिर x प्लस 1 आ गया, और देन एंड में -5 है, तो -5 आ गया. सही है, ये हमने पहला चेंज कर दिया जो पर्पल में मैंने पर्पल कलर से दिखाया. अच्छा, फिर हमें नजर आ रहा है कि पूरे फंक्शन में +3 भी हो रहा है. तो अगर पूरे फंक्शन में मैं +3 कर रहा हूं, तो इसका मतलब जितना आंसर मेरा अब तक आ चुका है, एक्स को रिप्लेस किया एक्स प्लस 1 से, यहाँ भी रिप्लेस किया, -5 एज इट इज कॉपी किया, पूरे फंक्शन में 3 ऐड किया, तो वो 3 यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा. तो पहले हमने पर्पल वाली चीज दिखाई है, एंड में जब +3 मैंने रेड में यहाँ ऐड किया, तो ओवरऑल फंक्शन में भी ऐड कर दिया. अब आपने कुछ नहीं करना, इसको एक्सपैंड करना है, सिंप्लीफाई करना है. एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर खुलेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 इज 2x प्लस 2, -5 प्लस 3 इज -2. एंड में देखें 2 और -2 कट गए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. द सिंप्लीफाइड आंसर इज y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में आंसर देना था, एंड आई हैव गॉट y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर. जी जनाब. क्वेश्चन 10 पार्ट नंबर 8. जनाब बताएं, इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? 10 क्लियर है भाई, कोई मसला तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? अच्छा जी, क्वेश्चन 10 का पार्ट नंबर बी भी बोला गया था. पार्ट बी देख लेते हैं. द कर्व विद इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 is transformed to a curve with equation y equals to 4x square plus 4x minus 1. Describe fully the transformation that has been applied. अच्छा देखिए, सबसे पहले ये देखा करें कि ओरिजिनल कर्व क्या है, fx. अच्छा, यहाँ कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म का कोई जिक्र नहीं है. कुछ सवालात में होता है ना कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में करवाता है, तो इसका मतलब बगैर कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में वहां जज करना मुश्किल होता है. इसीलिए वो खुद मुझे कहता है कि कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में करो. ये अच्छी बात है एग्जामिनर की कि वो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मैं खुद से जज करूं कि क्या कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म को कंपेयर करके ट्रांसफॉर्मेशन का पता चलेगा.
या बगैर कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के पता चलेगा। कुछ बच्चे ये कहते भी हैं सर यहाँ क्यों ना हम कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कर लें, फिर कंपेयर करना हमारे लिए आसान होगा। तो बाज औकात जब उसकी एक्सपेक्टेशन होती है ना कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म की, तो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म से आसान होता है। और जब उसकी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म से नहीं होती, तो फिर बगैर कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म के कंपेयर करना ज्यादा आसान होता है। अब अगर उस केस में हम कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करके अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे और होशियारी करेंगे, तो इट विल ओनली रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ टाइम, इट विल ओनली वेस्ट आवर प्रेशियस टाइम। सो दिस मीन्स दैट एग्जामिनर इज वेरी क्लियर विद द गाइडेंस, उसका इशारा काफी है, उसके इशारे को समझे। If the examiner has told you to convert into completed square form, then this means उसमें completed square form में करना बेहतर है। और अगर एग्जामिनर ने ऐसी कोई बात नहीं की कि कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में करें, तो फिर अब आप खुद से सोचें कि यार क्वाड्रेटिक है तो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में करना बेहतर होगा। ये चीज जो है ना बाज औकात गफलत का शिकार कर देती है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप गफलत में चले जाएं, हो सकता है फायदा भी हो जाए। बट जब उसने नहीं कहा ना उस फॉर्म में करने का, तो बिला वजह उस फॉर्म में करके अपना टाइम ना वेस्ट करो, उसके बगैर सोचने की कोशिश करें। अब आप ये चीज को देखिएगा कि जो है किस तरह से हमने जज करना है। अब आप सोचें अगर ये एफ एक्स फंक्शन है मेरा, सही है, ओरिजिनल फंक्शन मेरा y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, सही, ओरिजिनल फंक्शन इज y इक्वल्स टू एफ एक्स, एंड नाउ दिस इज द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब आप सोचेंगे फंक्शन के अंदर मैं क्या चेंज करूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5 जो है 4x² प्लस 4x-5 बन जाए। तो एक चीज तो आप नोट करें, पूरे फंक्शन यहाँ -5 मौजूद था और अभी भी यहाँ -5 मौजूद है। इससे मुझे पता चलता है कि पूरे फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, पूरे फंक्शन में कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं हुई, या पूरे फंक्शन में कोई चीज ऐड नहीं हुई। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो y की नहीं है, y में वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, y में कोई चेंज नहीं है। देखे ना, अगर y में कोई चेंज होता तो y में चेंजेस क्या होते हैं, या तो पूरा कर्व फंक्शन जो है वो किसी कांस्टेंट से ऐड होता है, वो भी नहीं हुआ, वरना -5 चेंज हो जाता। -5 रहा है, इसका मतलब पूरा फंक्शन जो है उसमें कुछ ऐड नहीं हुआ। अच्छा, पूरे फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई हुआ होता तो भी चेंज हो जाती चीजें, सब चेंज हो जाता। पूरे फंक्शन में माइनस मल्टीप्लाई हुआ होता रिफ्लेक्शन के केस में, और स्ट्रेच के केस में कोई और नंबर मल्टीप्लाई होता तो भी नजर आता। इसका मतलब वर्टिकली तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। अब अगर आप देखें तो क्या हुआ कि -5 अपनी जगह मौजूद था, द चेंज वॉज कि एक्स स्क्वायर हैज बिकम 4x² एंड 2x हैज बिकम 4x। अब आपको पता है, ये आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई फंक्शन होता है वो y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5। तो आप इसको इस तरह लिख भी लिया करें ना, मतलब ज्यादा बेहतर यही होता है कि आप इसको, हाँ बल्कि मैंने लिखा है ना, यही तो लिखा है कि एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x-5। आप सोचें कि एफ एक्स में मैं एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करूंगा, एक्स की जगह पे क्या, सिर्फ एक्स की जगह रिप्लेसमेंट का सोचा करें। और कि 2x था, एक्स की जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूंगा कि 2x जो है वो 4x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको फौरन ख्याल आएगा कि अगर मैं इस x की जगह को, x को 2x से रिप्लेस कर दूं, तो 2 × 4x बन जाएगा। फिर आपने कहा कि ये एक्स स्क्वायर है, इसमें मैं इस x की जगह पे क्या रिप्लेसमेंट करूं कि जब उसकी रिप्लेसमेंट हो और होल स्क्वायर हो तो 4x² बन जाए। तो फिर आपने कहा यहाँ भी मुझे यही नजर आ रहा है कि x अगर 2x से रिप्लेस हो जाएगा और फिर होल स्क्वायर हो जाएगा तो 4x² आ जाएगा। तो आपने पहले एक जगह से पकड़ा, फिर आपने दूसरी जगह से रिकन्फर्म किया। या तो पहले वाले से पकड़ के दूसरी जगह रिकन्फर्म करें, या दूसरी जगह देखकर जो है पहली जगह रिकन्फर्म करें। तो यहाँ से आपको यकीन हो जाएगा, यहाँ से आपको यकीन हो जाएगा कि x जो है वो 2x से रिप्लेस हुआ है। अच्छा, लेट सपोज अगर आपको साइन चेंज होती हुई नजर आती, लेट सपोज यहाँ आपको +4x, यहाँ आपको +2x नजर आ रहा था, यहाँ -4x नजर आता, फिर आप समझ जाते कि x जो है वो -2x से रिप्लेस हुआ है। मतलब स्ट्रेच के साथ साथ रिफ्लेक्शन का एलिमेंट भी उसमें शामिल हुआ है, क्योंकि यहाँ तो -2 अगर रिप्लेस होगा तो ये 4x² ही रहेगा। एक्स अगर -2x से रिप्लेस भी होता है तो ये 4x² ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर x -2x से रिप्लेस होता तो फिर +4x नजर नहीं आता बल्कि -4x नजर आता। तो आपने देखा क्योंकि साइन भी चेंज नहीं है, प्लस है प्लस ही रहा, ये भी प्लस था और ये भी प्लस है, तो आपने कहा इसका मतलब माइनस से तो रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आसान भाषा में यहाँ ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स था, रिप्लेसमेंट एक्स की हुई है, किससे हुई है, 2x से हुई है। तो जहां जहां एक्स था वहां वहां आप देखें मैंने 2x डाला है, जहां जहां एक्स था वहां वहां 2x डाला है, और अल्टीमेटली मेरा वही वही फंक्शन बन गया, वही कर्व का इक्वेशन बन गया जो एग्जामिनर ने दिया था। तो यहाँ से जो रूल है वो है f2x, और अब इसको डिस्क्राइब करना हम जानते हैं, हमें तो डिस्क्राइब करना था, हमें तो ये सिर्फ डिटरमिन करना काफी नहीं था। अभी मुझे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा अगर मैं यहाँ छोड़ दूंगा।
तो what I have to do is I have to describe fully the single transformation that has been applied. Can we all describe it? जरा डिस्क्राइब करें। f2x को कैसे बयान करेंगे, y इक्वल्स टू f2x को कैसे बयान करेंगे? यस, वेरी गुड, सही है। तो मैंने कहा एक पार्टिसिपेशन हो जाए, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन आज कम रही है बहुत। तो मैंने कह दिया स्ट्रेच, स्ट्रेच इन द एक्स डायरेक्शन, क्योंकि एक्स में चेंज आ रहा है, बाय स्ट्रेच फैक्टर या फैक्टर 1/2। तो ये आप मार्किंग स्कीम से भी चेक कर लेंगे, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम यहीं से देख लो। तो पहले आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे ना हम, हाँ। 10 का a x² + 4x + 1 आया था, और 10 का b जो है उसमें हमने स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन, अच्छा स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टली, वाई एक्सिस, इनवेरिएंट, हर तरीके से बयान कर रहा है, सही है। बट हमने ये तरीका फॉलो करते करते हैं जो हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है, और सबसे आसान तरीका यही है। मतलब मुझे पर्सनली बहुत सिंपल लगता है समझना और लिखना भी, तो इसलिए बच्चों को भी मैंने यही कहा, और बच्चे भी हमेशा फॉलो करके आसानी कहते हैं इसके अंदर। तो जैसे स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन बाय स्ट्रेच फैक्टर 1/2। आप लोगों में जिसने चैट पे पार्टिसिपेशन की थी उन सब ने यही बयान किया था। अच्छा, यहाँ किसी ने अगर एडिशनल कोई ट्रांसफॉर्मेशन बयान कर दी तो बी 0 मिल जाएगा। इसका मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन देने के बाद अगर दूसरी भी बयान कर दी, तो जो दी थी उसके मार्क्स क्या मिलते, 0 ही मिलेगा सीधा सीधा। ये इसने यहाँ पर थोड़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट रखी हुई है, तो इसीलिए मार्क्स बहुत तेजी से कट जाते हैं। सही है, क्वेश्चन 10 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन 10 में किसी को कोई ओवरऑल कोई इशू तो नहीं है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक्नॉलेज भी कर दें, सबको क्लियर है, कोई मसला किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। चले, वैसे तो 12 तो देख सकते हैं, लेकिन चलिए देख लेते हैं 12 की। करवा ही रहा हूँ तो करवा दो ना, फिर कोई पूछे ना आगे जाके। वैसे आसान सवाल है 12, 12 13 दोनों कर लेते हैं, सही। इसमें भी ग्राफ है, और ग्राफ के लिए मैंने आपको एक ही तरीके का बताया, उसको हम पैरेलल फॉलो करते हैं, क्योंकि ये स्केचिंग खुद से करनी है। इससे पहले कोई इस तरह का सवाल हमने नहीं देखा, तो मैंने कहा ये सवाल भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब 5 सवाल वो हो गए हमारे, और 10 के बाद 12 13, 3 सवाल ये हो गए, तो तकरीबन हम 8 सवाल 13 में से कर लेंगे फिर इंशाल्लाह। तो 5 सवाल ही ऐसे होंगे जो आप खुद से कर रहे होंगे, बाकी हमने तकरीबन सारे सवाल कर लिए। द ग्राफ विद इक्वेशन y इक्वल्स टू एफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म टू द ग्राफ विद इक्वेशन y इक्वल्स टू जी एक्स by a stretch in the x direction with a stretch factor 0.5 followed by a translation 0 1। अच्छा, स्ट्रेच जो है वो x डायरेक्शन वाली है, ट्रांसलेशन जो है वो वर्टिकल ट्रांसलेशन है y डायरेक्शन वाली। इसका मतलब एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन है जो x को अफेक्ट कर रही है, और एक वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जो y को अफेक्ट कर रही है। तो यहाँ आपको पता है कि अगर दो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो, एक x को अफेक्ट कर रही हो, एक y को अफेक्ट कर रही हो, तो इसका मतलब उनके कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, उनके कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब पहले हॉरिजॉन्टल बयान कर दें फिर वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन बयान कर दें, या पहले वर्टिकल बयान कर दें फिर हॉरिजॉन्टल बयान कर दें, कोई मसला नहीं। इम्प्लीमेंटेशन वाइज भी कोई मसला नहीं होता, क्योंकि एक एक्स है और एक वाई को अफेक्ट कर रहा है, तो दोनों में कॉम्बिनेशन का कोई इशू नहीं। भारत इसने ये लिखा हुआ है कि पहले स्ट्रेच हुआ है फॉलोड बाय ट्रांसलेशन, बट ये भी कह सकता था ट्रांसलेशन फॉलोड बाय स्ट्रेच, कोई मसला नहीं, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी ऑर्डर फॉलो कर सकते थे। द डायग्राम बिलो शोज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ये आपको वाई इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ नजर आ रहा है। ऑन द डायग्राम स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू जी। अब आप देखें, इससे पहले स्केचिंग नहीं आई कभी, लेकिन अगर आप स्केचिंग करते हैं तो आपको सबसे बेहतर तरीका पता है क्या है? डायरेक्ट स्केचिंग करने से बेहतर है आप कोऑर्डिनेट्स लिख दो। या आपने कहा ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे भाई, आपने कहा ओल्ड क्या है कोऑर्डिनेट्स, ओल्ड ग्राफ के क्या है, या बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, और न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब आपने करना क्या है, जिस स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन विद स्ट्रेच फैक्टर 0.5 है,
तो आपको पता है स्ट्रेच फैक्टर जो होता है उससे एक्स, स्ट्रेच फैक्टर जो होता है उससे कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई किया जाता है, बिकॉज दिस इज स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन and the factor is 0.5. So all the x coordinates will be multiplied by 0.5. तमाम x coordinates को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मैंने तमाम कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, देखें 0,1। अभी मैं ये वाली लाइन पे फोकस कर रहा हूँ, 0,1। फिर आप देखें 1,3, ये 1 है, ये 3 है, 1,3। फिर आप देखें 2,1, फिर आप देखें 3,3, और फिर आप देखें 4,1। तो ऑल टुगेदर आप देखें कितने कोऑर्डिनेट्स थे, 1, 2, 3, 4 और 5। So altogether there are 5 coordinates, 1, 2, 3, 4 and 5. और ये आपके old coordinates and these are 5 coordinates. अब आपको new coordinates चाहिए, तो new coordinates निकालने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है ट्रांसफॉर्मेशंस को। तो stretch in x direction with factor 0.5 का मतलब है all the x coordinates will be multiplied by 0.5। तमाम x coordinates को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तमाम x कोऑर्डिनेट्स को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कर लें, 0 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 ही रहा, 1 को मल्टीप्लाई किया तो 0.5 यानी कि हाफ हो गया, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मिल गया, 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 मिल गया, 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मिल गया। जितने भी ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे उनमें हर x कोऑर्डिनेट को 0.5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वो कह रहा है फॉलोड बाय ट्रांसलेशन 0,1। अब ट्रांसलेशन 0,1 का मतलब है y की ट्रांसलेशन है, इसका मतलब तमाम y कोऑर्डिनेट्स में 1 प्लस हो रहा है। तो आप कर दें, 1 कोऑर्डिनेट 1 था, 1 प्लस करके 2 बन गया, 3 था 1 प्लस करके 4 बन गया, 1 था प्लस करके 2 बन गया, 3 बिकेम 4, 1 बिकेम 2। तमाम x कोऑर्डिनेट्स हाफ की को हाफ से मल्टीप्लाई किया था, या 0.5 कह लें या हाफ कह लें, एक ही बात है। और तमाम y कोऑर्डिनेट्स, तमाम x कोऑर्डिनेट्स को हाफ से मल्टीप्लाई किया था, और तमाम y कोऑर्डिनेट्स में 1 को प्लस किया था, 1 को प्लस किया, तो हमारे पास तमाम कोऑर्डिनेट्स आ गए, न्यू कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये न्यू कोऑर्डिनेट्स में x में भी चेंज हो चुका है और y का भी चेंज हो चुका है। पहले मैंने x की बात की थी मल्टीप्लाई बाय हाफ, और अब फिर y की बात की +1 ऑन इन ऑल द y कोऑर्डिनेट्स। अब आपको कुछ नहीं करना, ये नए कोऑर्डिनेट्स आए इनको प्लॉट करना है, एंड आपके 3 नंबर मुकम्मल हो गए। तो डायरेक्ट प्लॉट करने में गलती की चांसेस हो सकते थे कि आप 1 बाय 1 सोचते, सबसे बेस्ट क्या था कि आप कोऑर्डिनेट्स लिखते और कोऑर्डिनेट्स लिखकर आपने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की और आपने न्यू निकाल ली। और जब मैंने आपको बताया था कि ओल्ड ग्राफ और न्यू ग्राफ दोनों होता है, तो फिर उसमें भी मैंने बताया था कि बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन वाले कोऑर्डिनेट्स लिखिए, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वाले कोऑर्डिनेट्स लिखिए, उनको कंपेयर करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। हालांकि डायग्राम देखकर भी पता चल जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेट से बड़ा फायदा होता है। तो आप देखिए, मैं जब भी ग्राफ वाले सवाल आ रहे हैं मैं इसको कोऑर्डिनेट्स के जरिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है कि इससे ज्यादा आसानी हो जाती है बच्चों को, लिहाजा कोऑर्डिनेट्स लिख कर करना आसान है। होता है ना, बच्चा कहते हैं नहीं भाई कोऑर्डिनेट्स लिखने में इतनी ख्वारी है। अरे भाई ख्वारी क्या, 3 नंबर मिल रहे हैं, कितनी ख्वारी कर ली हमने। अब जब नए कोऑर्डिनेट्स लिख लिए तो आपको मसला ही नहीं है। अब आप प्लॉट कर लें, देखें 0,2 पे एक पॉइंट प्लॉट करेंगे, फिर हाफ आपका जो है वो यहाँ पर होगा, तो 0.5,4 पे एक कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे, फिर 1,2 है तो 1,2 पे एक पॉइंट प्लॉट करेंगे, 1.5,4 पे प्लॉट करेंगे, 1.5 का है, 1.5 यहाँ होगा, 1.5,4 पे प्लॉटिंग होगी, और फिर 2,2 पे प्लॉटिंग होगी। ये ग्राफ बन रहा है, यूं आया, यूं आया, यूं आया और यूं आया। अब देखें, आपको नजर आ रहा है कि ग्राफ कंप्रेस भी हुआ है, इन द एक्स डायरेक्शन कंप्रेस भी हुआ है, और साथ साथ आपको नजर आ रहा है कि वो 1 यूनिट ऊपर भी गया है। तो कंप्रेशन भी हुई है और ट्रांसलेशन भी हुई है। सर फॉर 4 शुड इट बी 2.5, नहीं 2 पॉइंट नहीं ना बेटा, खाली एक्स कोऑर्डिनेट हाफ से मल्टीप्लाई हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट थोड़ी हाफ से मल्टीप्लाई हुआ है, स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन है ना। तो 4 को हाफ किया है तो 4 हाफ होके 2 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट में तो 1 प्लस हुआ है ना, और यही तो काम हर कोऑर्डिनेट में हुआ है। तमाम कोऑर्डिनेट्स में एक्स कोऑर्डिनेट हाफ से मल्टीप्लाई हुआ है और वाई कोऑर्डिनेट में 1 प्लस हुआ है, क्योंकि स्ट्रेच एक्स डायरेक्शन की है तो एक्स कोऑर्डिनेट को अफेक्ट करेगी, और ट्रांसलेशन वाई डायरेक्शन की है जिसमें वाई में चेंज आ रहा है, लिहाजा खाली वाई कोऑर्डिनेट में अफेक्ट होगा। सही है, तो एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन एक्स को अफेक्ट कर रही है और एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन वाई को अफेक्ट कर रही है। बहरहाल ये मैंने आपको पॉइंट्स प्लॉट किए थे और आपने प्लॉट किए तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। सही है,
फिर आगे कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर जी एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स। तब आपके पास जी एक्स का ग्राफ तो बना हुआ ही है। अब आपको पता है ये बात कि एफ एक्स से जी एक्स पे हम कैसे आए। तो जी एक्स को इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स एक्सप्रेस करना है। तो वी ऑल नो दैट अगर स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन फैक्टर 0.5 है, 0.5 है मतलब हाफ है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होगा दैट वुड बी 2x, f2x। और इसके अलावा ट्रांसलेशन बाय 0 1 है, मतलब पूरा फंक्शन 1 से ऐड हो रहा है। इट इज गोइंग टू बी gx इज इक्वल टू f2x प्लस 1। gx इक्वल टू f2x प्लस 1। स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन में x में चेंज होके x2x बन गया, और ट्रांसलेशन बाय 0 1 में पूरा फंक्शन 1 से ऐड हो गया। तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने मुकम्मल कर लिया। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। कोई मसला है तो बता दें। लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 ट्रांसफॉर्मेशन का भी लास्ट सवाल है, और जो प्रॉब्लम्स पूछी गई उसमें भी लास्ट सवाल है, सही। तो देख लेते हैं। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन के वैसे अब तक जो हमने कंपाइलेशन की थी 2020 से 22 तक, ये ट्रांसफॉर्मेशन केम इन 2020। 2020 से 2022 तक 21 पेपर्स हुए हैं कुल मिला के P1। तो यहाँ 13 सवाल है, इसका मतलब 8 सवाल तकरीबन ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिलेंगे हमें। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो हर अटेम्प्ट में आ रहा है ना, तब से जब से एंटर हुआ है। तो अगर 13 सवाल हमें बगैर ट्रिग्नोमेट्री के मिल रहे हैं, तो बाकी 8 सवाल ट्रिग्नोमेट्री वाले होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक जो थर्ड लास्ट है उसके अंदर हमें 8 सवाल मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर हम देखते हैं ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, सही। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन 13 के अंदर। तो सबसे पहले द डायग्राम शोज अ कर्व विच हैज अ मैक्सिमम पॉइंट एट 8,12। मैक्सिमम पॉइंट आपको नजर आ रहा है 8,12 पे, एंड अ मिनिमम पॉइंट एट 8,0। मिनिमम पॉइंट जो है 8,0 पे है, और मैक्सिमम पॉइंट जो है 8,12 पर है। द कर्व इज द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशन टू अ सर्कल। दो किस्म की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सर्कल पे लगी है। आपको पता है सर्कल एक ऐसा फिगर होता है जो जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है ना, सरकमफ्रेंस। सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। आपको बाकायदा गोल दायरा नजर आ रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि हॉरिजॉन्टली जो है वो डायमीटर कुछ और हो, वर्टिकली डायमीटर कुछ और हो। जो डायमीटर होता है दैट इज थ्रू आउट सेम। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको कह रहा है द डायग्राम शोज अ कर्व। हालांकि ये आपको नजर आ रहा है कि खिंचा हुआ कर्व सर्कल है ये, लेकिन वो कह रहा है कि कर्व इसको कह रहा है आगे, लेकिन वो बयान कर रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है सर्कल पे। तो डायग्राम शोज अ कर्व विच इज अ मैक्सिमम पॉइंट एट 8,12। The diagram shows a curve which is a maximum point at 8,12 and a minimum point at 8,0। मिनिमम पॉइंट हमारा 8,0 पर है, और मैक्सिमम पॉइंट हमारा 8,12 पर है। The curve is the result of applying a combination of two transformations to a circle. The first transformation applied is a translation of 7 minus 3। अच्छा, ये बात हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ना शेप नहीं चेंज करता। ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो शेप या साइज में कोई चेंज नहीं लेकर आती, और सिर्फ हिजरत करवाती है, मूवमेंट। ट्रांसलेशन इज बेसिकली सिंपल माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। राइट लेफ्ट अप डाउन मूवमेंट को ट्रांसलेशन कहा जाता है, राइट। राइट लेफ्ट अप डाउन मूवमेंट को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका ट्रांसलेशन की वजह से तो शेप चेंज नहीं होगा। अगर सर्कल है तो वो मूव होके जो है वो वैसे ही सर्कल नजर आए। अब जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है अप्लाइड इज अ स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन। आपको नजर आएगा कि अब आपका सर्कल है, आप सोचे ना आपका सर्कल है, अगर वो वाई डायरेक्शन में खींच रहा है तो इसका मतलब उसकी वर्टिकली उसकी हाइट बढ़ जाएगी। तब वो वर्टिकली उसकी हाइट बढ़ जाएगी, जबकि हॉरिजॉन्टली वो उतना ही रहेगा। तो स्ट्रेच जो सर्कल ओरिजिनल गोल सर्कल था उसमें स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन का मतलब है वर्टिकली खिंचाव हो रहा है, वर्टिकली खिंचाव हो रहा है। स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन होता तो उसमें हॉरिजॉन्टली खिंचाव हो रहा होता।
फिर आपको देखना पड़ता है कि हॉरिजॉन्टली जो है वर्टिकली के मुकाबले में कितना बढ़ चुका है। यहाँ देखना है कि हॉरिजॉन्टली जो है वही रहेगा, वर्टिकली कितना बढ़ चुका है। तो यहाँ पर आपको पहले ही पार्ट में कहता है कि भाई स्ट्रेच तो वाई डायरेक्शन का है, बट स्ट्रेच फैक्टर क्या है, मतलब स्केल फैक्टर क्या है स्ट्रेच का। तो स्टेट द स्केल फैक्टर ऑफ द स्ट्रेच, स्केल फैक्टर बताना है। तो अब आप यहाँ देखें, क्योंकि स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग जो सर्कल की क्वालिटी क्या है, सर्कल में डायमीटर आप वर्टिकली चेक करो या हॉरिजॉन्टली चेक करो या डायगनली चेक करो, डायमीटर सेम रहता है, सही है। अब क्योंकि यहाँ पर हम डायगनली तो चेक नहीं कर रहे, हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चेक कर रहे हैं। अगर हॉरिजॉन्टली मेरा जो डायमीटर है वही मेरा वर्टिकली भी होना चाहिए अगर सर्कल है तो, बट अगर स्ट्रेचिंग हो गई है तो हॉरिजॉन्टली जो डायमीटर है उसके मुकाबले में वर्टिकली डायमीटर बढ़ चुका होगा। तो अगर मैं ये देख लूं कि हॉरिजॉन्टली डायमीटर कितना है और वर्टिकली कितना है और कितने टाइम्स डायमीटर बढ़ चुका है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा स्ट्रेच फैक्टर कितना है, स्केल फैक्टर स्ट्रेच का कितना है। तो यहाँ पर अगर मैं बिल्कुल बीचों बीच आ जाऊं तो मैं देख रहा हूँ कि अगर लेट सपोज ये यहाँ से तो कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब मेरा डायमीटर क्या है, 6 से 10 हो गया ना। 6 से 10 के दरमियान फासला है। कुछ बच्चे 2 कह रहे होते हैं, खैर 2 नहीं है 4 है, सही है ना, हर ब्लॉक 2 के बराबर है। तो 6 से 10 तक इट्स 4। अच्छा यहाँ आपको 4 नजर आ रहा है। अच्छा वर्टिकली अगर आप चेक करें तो वर्टिकली 2, 4, 6, 8, 10 और 12, वर्टिकली जो है ये 12 हो चुका, और बीच से बिल्कुल बीचों बीच देख रहा हूँ मैं। और हॉरिजॉन्टली जो है इट्स 4। तो वर्टिकली इट्स 12, वर्टिकली जो डायमीटर है दैट इज 12 एंड हॉरिजॉन्टली इट्स 4। तो ये कैसे हुआ, वर्टिकली भी 4 होना चाहिए था, तो 12 हो गया, इसका मतलब स्ट्रेचिंग की वजह से 12 हुआ है, तो इट हैज बिकम 3 टाइम्स। तो 4 से 12 होने का मतलब है 4 में 3 टाइम्स इजाफा हुआ है। तो स्ट्रेच इन द वाई डायरेक्शन है और स्ट्रेच फैक्टर विल बी 3। तो पहले पार्ट का आंसर होगा 3, राइट। द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट विल बी 3। स्टेट द स्केल फैक्टर ऑफ द स्ट्रेच, द स्केल फैक्टर विल बी 3। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, स्टेट द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल। सर इफ वी कंसिडर द बॉक्सेस आल्सो वी विल गेट द सेम आंसर, राइट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अगर कोई इसको इस फैक्टर को इग्नोर कर देता है कि भाई 6 और 8 के दरमियान 2 की डिस्टेंस है, तो कोई मसला नहीं। 2 बॉक्सेस यहाँ पर है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्सेस यहाँ पर है। तो हॉरिजॉन्टली 2 बॉक्सेस हैं और वर्टिकली 6 बॉक्सेस हैं। इसका मतलब 3 गुना फर्क आ गया, देयरफॉर इट इज द स्ट्रेच फैक्टर इज 3। बिल्कुल बात तो वही है, सही है ना। स्केल को कंसिडरेशन में नहीं भी लाते, सिर्फ बॉक्सेस से देखते हैं तो भी सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही, ऐसा ही है सा। अच्छा उसके बाद जो है स्केल फैक्टर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेडियस की, स्टेट द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल। तो अब रेडियस के लिए तो आपको सिर्फ बॉक्सेस कंसिडर नहीं करने ना, अब तो बताना है। तो अब आप देखें, ओरिजिनल सर्कल की बात कर रहा है ना, इसका मतलब ओरिजिनल तो मेरा डायमीटर था जो कि बढ़ के अलग हो गया था ना। तो हॉरिजॉन्टल वाला मामला जो है ना उसको देखना पड़ेगा। वर्टिकली तो स्ट्रेच होने की वजह से डिस्टॉर्ट हो गया था, चेंज हो गया था। हॉरिजॉन्टली जो मामला है वो देख लें। तो 6 से लेकर 10 तक आपको नजर आ रहा है द डायमीटर इज 4, तो रेडियस उसका हाफ होता है सेंटर तक। तो सेंटर से आप सर्कमफ्रेंस तक जाएंगे बट वर्टिकली नहीं जाएंगे, हॉरिजॉन्टली जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेचिंग वर्टिकली हो चुकी है, लिहाजा वर्टिकली आप जाएंगे तो गाइड मसले हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टली आपने देखना है कि आपका जो रेडियस है दैट इज 2। यहाँ से यहाँ तक चले जाएं, यहाँ से यहाँ तक चले जाएं, या यूं सोच लें कि डायमीटर मेरा 6 से 10 के दरमियान था विच वॉज 4, तो रेडियस हो जाएगा डिवाइड बाई 2 करके 2। तो रेडियस विल बी 2। सही है जनाब। तो मेरा रेडियस जो है यहाँ से 2 आ गया। स्टेट द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल, इट वुड बी 2। ये पहले पार्ट का आंसर 3 था, यहाँ दूसरे पार्ट का आंसर 2 था। फिर वो कह रहा है स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आफ्टर द ट्रांसलेशन हैज बीन कंप्लीटेड बट बिफोर द स्ट्रेच इज अप्लाइड। कह रहा है कोऑर्डिनेट्स स्टेट करें ट्रांसलेशन के बाद बट स्ट्रेचिंग से पहले। अब जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है वो स्ट्रेचिंग हुआ हुआ नजर आ रहा है। अब आप बोलें कि ये स्ट्रेचिंग खत्म हो जाए, ये स्ट्रेचिंग खत्म हो जाए, इसका मतलब हॉरिजॉन्टली जिस तरह डायमीटर हमारा 4 है, ऐसे वर्टिकली भी हमारा डायमीटर 4 हो जाए। तभी वर्टिकली हमारा डायमीटर 12 है
और वो 4 हो जाए, तो फिर कैसा सर्कल नजर आएगा? तो मुझे कह रहा है वो वाला मामला बताओ जो ट्रांसलेशन के बाद है और स्ट्रेचिंग से पहले। अभी तो हमें ट्रांसलेशन और स्ट्रेचिंग दोनों के बाद वाला फिगर नजर आ रहा है ना, ट्रांसलेशन भी हो चुकी है और स्ट्रेच भी हो चुका है। तो मुझे मामला बताना था ट्रांसलेशन के बाद लेकिन स्ट्रेचिंग से पहले, सही है। अच्छा, अब ये मसला हो सकता है कि कोई बच्चा सोच सकता है कि भाई सर्कल जब श्रिंक होगा, वर्टिकली जब श्रिंक होगा, तो फिर ऊपर वाले पॉइंट नीचे आएंगे, नीचे वाले ऊपर जाएंगे और श्रिंक होके बीच में कहीं सर्कल बन जाएगा। बट यहाँ ये मसला है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रेच का याद होना चाहिए। स्ट्रेचिंग इन वाई डायरेक्शन का मतलब होता है योर एक्स एक्सिस इज द इनवेरिएंट लाइन। यहाँ आपको ये सोचनी थी बात कि आपका जो एक्स एक्सिस है दैट विल बी द इनवेरिएंट लाइन। योर एक्स एक्सिस इज इनवेरिएंट लाइन। इसका मतलब ये हुआ, और कॉन्सेप्ट ये बताया था कि स्ट्रेचिंग जब हो रही होती है तो जो पॉइंट्स अबव द इनवेरिएंट लाइन होते हैं वो मजीद ऊपर जाते हैं, और जो बिलो द इनवेरिएंट लाइन होते हैं वो मजीद नीचे जाते हैं। स्ट्रेचिंग के केस में द पॉइंट्स मूव अवे फ्रॉम द इनवेरिएंट लाइन। तो इसका मतलब जब इनवेरिएंट लाइन आपकी जो है वो एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब जब मैं स्ट्रेचिंग को रिवर्स कर रहा हूँ तो इसका मतलब फिर वापस ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा, तो वो कंप्रेस हो जाएगा बेसिकली ना। अगर आपने ओ लेवल्स में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, ओ लेवल्स आईजीसीएसई में, तो आपको बताया गया होगा कि लेट्स सपोज इफ ए ट्रांसफॉर्मेशन इज, एक ट्रांसफॉर्मेशन है आर, कोई भी, जैसे ई एक ट्रांसफॉर्मेशन है एनलार्जमेंट, तो ई इनवर्स विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन विच विल मैप, इफ ट्रांसफॉर्मेशन ई मैप्स ऑब्जेक्ट ए टू ट्राइंगल ए टू ट्राइंगल बी, देन ई इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन विल मैप बी टू ए। सही है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिनल को स्ट्रेच होने की वजह से स्ट्रेच फैक्टर 3 था इन वाई डायरेक्शन, मुझे रिवर्स करना है, तो नाउ द स्ट्रेच फैक्टर विल बिकम 1/3 ओरिजिनल पे लाने के लिए। तो अब मैं स्ट्रेचिंग, तो इसका मतलब कंप्रेशन हो जाएगा बेसिकली रिवर्स प्रोसेस के अंदर। तो इसका मतलब ये वापस आएगा, लेकिन समझना ये है कि क्योंकि एक्स एक्सिस इनवेरिएंट लाइन, तो जो पॉइंट 8,0 इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ वो पॉइंट जो इनवेरिएंट लाइन से दूर था 8,12, वो डिवाइडेड बाय उसका वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3 हो गए, क्योंकि अब रिवर्स प्रोसेस में 1/3 हो जाएगा। तो 12 का 1/3 जो है वो 4 होता है, तो ये 8,4 पे आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये चेंज होके 8,4 पे आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा, हाँ अब ज्यादा बेहतर बन गया ना, थोड़ा सा गैप आ रहा था। अब देखें, जो पॉइंट, मतलब ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा ना सोचे कि ये वाला नीचे वाला पॉइंट ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और ये बीच में कहीं सर्कल फॉर्म होगा, नहीं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर स्ट्रेच इन वाई डायरेक्शन है, इसका मतलब आपकी एक्स एक्सिस इनवेरिएंट लाइन होगी। योर एक्स एक्सिस विल बी योर इनवेरिएंट लाइन। इसका मतलब जो पॉइंट 8,0 है वो एक्स एक्सिस पर ही रहेगा। तो जो पॉइंट इनवेरिएंट लाइन से दूर थे वो करीब हो जाएंगे। तो आप सोचें कैसे करीब हो जाएंगे, 1/3 हो जाएंगे ना। तो समझ लें 6,6 जो है वो, ये 6/3 होने के बाद 6,2 हो जाएगा, एक पॉइंट ये आ गया। अच्छा 8,12 जो था, ये 12 जो है डिवाइड बाय 3 होने के बाद 8,4 आ जाएगा, तो एक पॉइंट ये आ गया। अच्छा ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है 10,6, ये 10,2 पे आ जाएगा। तो सर्कल के लिए तो हमें 4 पॉइंट्स ही चाहिए होते हैं ना, अगर सही सर्कल बनाना है। तो बीच वाला हमें पता है, नहीं सबसे नीचे वाला हमें पता है। अगर हमें सबसे ऊपर वाला पता चल जाए, दाएं वाला पता चल जाए, बाएं वाला पता चल जाए, तो जॉन ग्रे के सर्कल बन जाता है। तो हमें तमाम पॉइंट जो इनवेरिएंट लाइन पे पॉइंट था उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बाकी तमाम पॉइंट्स के जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1/3 हो जाएंगे। रिवर्स करने की कोशिश है इसलिए, क्योंकि स्ट्रेच से पहले का मामला बताना है। तो अब पहले का मामला लाने के लिए हमें रिवर्स करना पड़ेगा मामला को। ओरिजिनल को मैंने 3, ओरिजिनल के वाई कोऑर्डिनेट्स को 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ जो न्यू कोऑर्डिनेट्स आए हुए हैं इनको 1/3 करूंगा तो ओरिजिनल आ जाएगा, सही है। तो 12 वाई कोऑर्डिनेट था, 1/3 होने के बाद 4 हो गया, 6,6 6,2 हो गया, 10,6 भी 10,2 हो गया। अब ये पॉइंट्स आ गए, मैंने यहाँ बना लिया सब। अब आपके सामने है, सबसे नीचे वाला पॉइंट 8,0 है, सबसे ऊपर वाला 8,4 है। तो रेडियस आपका सेंटर जो है आपका बिल्कुल बीचों बीच होगा, एंड दैट वुड बी 8,2। तो यहाँ पर आपके जो डिफाइन हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रेच फैक्टर 3 था, रेडियस आपका 2 था, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिनल
द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आफ्टर ट्रांसलेशन बट बिफोर स्ट्रेच इज 8,2। ये आंसर आपका 8,2 हो जाएगा। फिर अगला पार्ट कहता है स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल सर्कल, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन से भी पहले। तो अब सोचें, ट्रांसलेशन जो है उसने क्या किया था, 7 - 3। यहाँ भी रिवर्स प्रोसेस है, तो आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब ओ लेवल्स में भी बताई गई, IGCSE में भी, तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इनलार्जमेंट के केस में स्केल फैक्टर रेसिप्रोकल हो जाता था, स्ट्रेच के केस में भी ये होता है, स्केल फैक्टर रेसिप्रोकल हो जाता है इनवर्स करने के लिए। और ट्रांसलेशन के केस में ट्रांसलेशन वेक्टर की साइंस बदल जाती है, मतलब अगर 7 - 3 था तो इनवर्स के अंदर -7 + 3 हो जाएगा। तब सोचें, एक सर्कल था वो 7 राइट और 3 डाउन होने के बाद ये सर्कल आया था। तब मैं इससे वापस जाना चाहता हूँ, तो आई विल गो 7 लेफ्ट, 7 लेफ्ट एंड 3 अप, 7 लेफ्ट एंड 3 अप, 7 लेफ्ट एंड 3 अप जाऊंगा मैं। तब 7 अप एंड 3 अप का मतलब 8,2 पे खड़े थे और -7 3 करना है, -7 3। तो 8 में -7 किया तो 1 आ गया, और 2 में +3 किया तो 5 आ गया। सही है। ओरिजिनली 7 प्लस करके नया आया था, तो वापस जाने के लिए -7 कर देंगे, तो 8 में -7 किया तो 1 आ गया। इसी तरह जो ओरिजिनल y कोऑर्डिनेट था उसमें -3 हुआ था, तो इस वाले y कोऑर्डिनेट में जो 2 है उसमें 3 को प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 1,5, 1,5। ये देख लो 1,5। पहले पार्ट का आंसर 3 था, दूसरे पार्ट का आंसर आपका 2 आया था। बिफोर स्ट्रेच बट आफ्टर ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर वर 8,2। उल्टा में गया, 8 में 7 माइनस किया, 2 में 3 प्लस किया, तो ये 1,5 आ। सही है जी। तो ये अक्टूबर नवंबर 2022, अक्टूबर नवंबर 2022 क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, जो मैंने डिस्कस कर लिया जनाब। इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन का आखिरी सवाल भी हो गया, और कॉन्सेप्चुअली जो है वो हमें बात समझ भी आ गई। यहाँ पार्ट सी के लिए इनवेरिएंट लाइन का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास था तो आप गलती नहीं करते थे। आप मुझे बताएं कि क्या क्वेश्चन नंबर 13 जिस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था उस तरह से सबको समझ आ गया? आई गेस आई हैव रिपीटेड इट मल्टीपल टाइम्स एज वेल with just to ensure that the concepts are all delivered properly to all the students. I think हमने ट्रांसफॉर्मेशन पे इनफ एक्सप्लेनेशन दे दी है, जिसके बाद अब आप मुख्तलिफ किस्म के सवाल करने के काबिल हो गए हैं। इक्वेजन निकालना है तो कैसे निकालना है, इक्वेजन दिया हुआ है तो कैसे उसको डिस्क्राइब करना है, और अगर ग्राफ्स दो दिए हुए हैं तो कैसे कंपेयर करके ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन करने के बाद बिफोर और आफ्टर के ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाना है। इसी तरह जब ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में जाएंगे, वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल मिलेंगे आपको, तकरीबन 8 सवाल, 8 क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह आप वो 8 क्वेश्चंस जो हैं वहाँ भी उसी माइंडसेट से करने के काबिल होंगे। बस वहाँ ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स होंगे जिसकी पहले लर्निंग होगी, साइन कॉस टेन की ग्राफ्स आपको बनाना सिखाए जाएंगे, फिर आप उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करने के काबिल हो जाएंगे। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्लाह के फजलो करम से हमने ट्रांसफॉर्मेशन को मुकम्मल कर लिया। उसके साथ हमारा फंक्शन का टॉपिक जो है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के फंक्शन के अंदर ही था, तो क्वाड्रेटिक पूरा मुकम्मल है, फंक्शंस भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने पूरा मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह।